कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 7/2024 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा यहाँ पर याद करना, पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर पेपर देने से पहले इसको पूरे याद कर लेते हैं तो पूरे आप 60 में 60 नंबर लाने वाले हैं आप विज्ञान के पेपर में, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। आप पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 7/2024 विषय विज्ञान, ठीक है। चलिए जो आपका विज्ञान विषय पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आपके पहले तो आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश आता है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका प्रश्न पहला आता है, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा, ठीक है, तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है बेल का पौधा, और बी था आपका जंगली पौधा, और सी था आपका झाड़ी युक्त पौधा, और आपका डी था घटपर्णी। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा घटपर्णी। घटपर्णी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो आपका ए आता है रत्नक, और बी आता आपका चवर्णक, और सी आता कृंतक, और डी आता आपका अग्र चवर्णक। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका रत्नक हो जाएगा, ठीक है, रत्नक कहलाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरा आता है, हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त को, ठीक है, रक्त को हृदय तक ले जाती है। और फुफ्फुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। और फिर आपका सी आता विकल्प ए तथा बी दोनों सही हैं, और आपका डी आता है, यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में समृद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो तीसरे का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है, ठीक है। आपका तीसरे का ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। तो आपका यह था सरल रेखी गति, और बी था आपका घूर्णन गति, और सी था आपका असमान गति, और आपका डी था आवर्ती गति। तो जो आपका यहाँ पर दिया है, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर आवर्ती गति हो जाएगा, ठीक है, आवर्ती गति आपका राइट आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आता है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो आपका इसका यह था कपड़े धोने का सोडा, और बी आता आपका DDT पाउडर, और सी आता आपका क्लोरीन, और डी आता फिनाइल। तो जो आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो 6वां दिया गया, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा डॉट डॉट हैं। तो यहाँ पर भोजन की घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है, ठीक है। खनिज लवण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, खनिज लवण, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा, खनिज लवण। फिर आपका 7वां आता, शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं। तो आपका इसका आंसर है दीर्घ रोम, ठीक है, दीर्घ रोम कहलाते हैं, दीर्घ रोम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है 8वां आता है, बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए डॉट का उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, थर्मामीटर, थर्मामीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है, थर्मामीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है 9वां, हीमोग्लोबिन डॉट कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, श्वेत रक्त आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर दीर्घ किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल आपका राइट आंसर रहेगा 10वीं का। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक जो रेगिस्तान दिए गए थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से लेकर 16 तक। तो पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इनके आंसर देखेंगे। 11वां आता सजीवी संबंध किसे कहते हैं, और 12वां आता अमाशय की संरचना कैसी होती है, और 13वां आता क्षरक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और 14वां आता गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, क्यों।
15वां आता पादपों में जलन के प्रकार के नाम लिखिए। और 16वां था ह्यूमस किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां जो इनकी आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 11वें का आंसर है सजीवी संबंध और संबंध होता है जिसमें दो भिन्न जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे लाइकेन, कवक और शैवाल का संबंध। ठीक है, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, अमाशय पेट थे संरचना होती है जिसकी दीवारें ठीक अंदरूनी रूप से श्लेष्मिक झिल्ली से ढकी होती हैं और गैस्ट्रिक ग्रंथियां अम्ल और एंजाइम का स्त्राव करती हैं। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर आप यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। जो पदार्थ जल में घुलकर क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर आप यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। पसीने में लवण मुक्त NaCl घुले होते हैं जो पानी के वाष्पीकरण के बाद कपड़ों पर सफ़ेद धब्बों के रूप में रह जाते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो 15वां क्वेश्चन आता है पादपों में जनन के प्रकार, तो आपका आता लैंगिक जनन और आपका दूसरा आता अलैंगिक जनन। ठीक है, ये आपके यहाँ पर पादपों में जनन के प्रकार हो जाते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ह्यूमस जैविक पदार्थों का विकसित रूप होता है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। ठीक है, इस तरह से आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर लघु उत्तीर्ण प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। 17वां आता गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। 18वां तक कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। फिर आपको 19वां तक परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकारों के नाम लिखिए। 20वां तक रेखीय गति और वृत्तीय गति को उदाहरण सहित समझाइए। 21वां तक पेड़ों को महत्व लिखिए। और 22वां तक अपांक क्या है, शुष्क अपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो 17वें, 18वें, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें के जो आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली 17वें प्रश्न का आंसर है गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने से वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं जिससे गर्मी कम लगती है। सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। फिर आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर परागण वह प्रक्रिया है जिसमें फूलों के नर भाग पुंकेसर से परागकण मादा भाग स्त्री केसर पर पहुंचते हैं। परागण के प्रकार आपके स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको रेखीय गति और वृत्तीय गति को परिभाषित करना था। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो इसे रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा सड़क पर चलती कार। और वृत्तीय गति जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूर्णन करती है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं, पंखे के ब्लेड का घूमना। ठीक है, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका पेड़ों का महत्व 21वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलिए आपके दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपके दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। 23वां आता लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं। और 24वां आता जाइलम क्या है, पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है। 25वां आता विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सही समझाइए और चित्र भी बनाइए। और फिर आपका 26वां आता वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में आपको 3 अंतर लिखना है। तो चलिए आपका 23वां, 24वां, 25वां और 26वां के जो आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, लोहे में जंग लगी, ठीक है, जंग लगने की रासायनिक क्रिया और लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। ठीक है, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जाइलम क्या है ये आपको बताना था। और पौधों की वृद्धि एवं विकास में इसकी भूमिका देख लीजिए, जल परिवहन और खनिज तत्वों का परिवहन, यांत्रिक समर्थन। ठीक है, फिर आप 25वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही आप 26वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।